अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटक और मेडिकल श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का बड़ा फैसला किया है, जिससे विदेशियों के भारत में आगमन के द्वार खुल गए हैं। कोरोना वायरस महामारी फैलने और इसके बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के 8 महीने बाद चुनिंदा श्रेणियों को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा को बहाल करने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के चलते सरकार ने सभी प्रकार के वीजा को निलंबित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध श्रेणियों को छोड़कर भारत के विदेशी नागरिक यानी ओसीआई और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ कार्ड रखने वाले सभी लोगों समेत सभी विदेशी नागरिक अब किसी भी उद्देश्य से भारत की यात्रा कर सकते हैं। यह कदम विदेशी नागरिकों को कारोबार, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन और शोध के लिए भारत आने में सक्षम बनाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या यहां से बाहर जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा तथा यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस क्रमिक छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पर्यटक वीजा और चिकित्सा वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि इस तरह के वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा भारतीय मिशन से प्राप्त किए जा सकते हैं। उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने चिकित्सा परिचारकों सहित चिकित्सा वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों तथा अन्य सभी विदेशी नागरिकों को हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा के लिए अधिकृत करने की अनुमति देने का फैसला भी किया है। इसमें वंदे भारत मिशन के तहत संचालित उड़ानें, हवाई यात्रा के लिए अन्य देशों के साथ किए गए विशेष द्विपक्षीय समझौते यानी एयर बबल और नागर विमानन मंत्रालय की अनुमति के अनुसार कोई भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान भी शामिल है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे सभी यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल तथा कोविड से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। फरवरी में महामारी का प्रसार होने के बाद वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं वाणिज्यिक उड़ानें 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रभावी होने के बाद निलंबित की गई थी। अब जरा कुछ खबरें भारत के दुश्मनों को डराने वाली हो जाएं। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को नौसेना डॉकयार्ड में लड़ाकू पोत आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 कमरोटा श्रेणी के तहत स्वदेशी 4 जहाजों में से आखिरी जहाज है और इसका डिजाइन नौसेना की शाखा नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है। सभी प्रणाली लगाए जाने और समुद्र में परीक्षण के बाद लड़ाकू भूमिका में तैयारी के साथ इसे नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस कवरत्ती अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और यह सेंसर के जरिए पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता से लैस होने के साथ इस जहाज को लंबी तैनाती पर भेजा जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि यह दुश्मनों की नज़र से बचकर निकल सकती है। नौसेना के मुताबिक जहाज में 90% तक स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है और इसमें ढांचा के निर्माण में कार्बन कंपोजिट इस्तेमाल किया गया। कवरत्ती को शामिल करने से भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा होगा। नौसेना ने कहा है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने यह जंगी पोत तैयार किया है। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, जीआरएसई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एडमिरल सेवानिवृत्त वीके सक्सेना और अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसे सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हथियार तैनात करने का रास्ता साफ करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मन टैंकों से भिड़ने में सक्षम है।
बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। डीआरडीओ ने कहा है कि गुरुवार सुबह 6:45 पर पोखरण रेंज से मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया गया। डीआरडीओ ने कहा, हथियारों से लैस मिसाइल से एक तय दूरी पर रखी गई टैंक पर निशाना साधा गया। यह प्रक्षेपण नाग मिसाइल के वाहक नामिका से किया गया और इसने लक्ष्य को सटीक तरीके से भेद दिया। यह मिसाइल अंतिम परीक्षण के बाद उत्पादन के चरण में पहुंच गई है। डीआरडीओ ने कहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसका उत्पादन करेगा, जबकि नामिका का उत्पादन मेडक आयुध कारखाने में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और भारतीय सेना को नाग मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। इस बीच वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को खुलवाने के लिए मथुरा के लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसमें वृंदावन के व्यापार, धर्म, राजनीति आदि हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। वह जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार मंदिर को दर्शन के लिए खुलवाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण घोषित किए गए लॉकडाउन तथा अन्य कारणों के चलते बंद वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए बीते शनिवार को करीब 8 माह बाद खोला गया था, लेकिन एक साथ हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ने से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं और कोविड-19 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश भी धरे के धरे रह गए। इसके कारण प्रबंधन ने सोमवार से ही मंदिर को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया।